बच्चों, थर्ड ईयर में आज फर्स्ट पेपर में अरस्तु के विचार को आगे बढ़ाते हुए अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत को अपन देखते हैं। क्रांति के बारे में अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु की जो रचना है पॉलिटी, उसके 5वें खंड में अरस्तु ने राजनीतिक क्रांति और परिवर्तनों की बहुत विस्तृत व्याख्या की है। उस समय जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य थे, उनमें शासन के स्वरूपों और राजनीतिक परिवर्तन होना एक प्रायः सामान्य सी बात थी। और उसमें जैसे कि अरस्तु ने शासन का वर्गीकरण भी किया 3 खंडों में, शुद्ध और विकृत। तो ऐसे परिवर्तन होते रहते थे और इसलिए अरस्तु ने क्रांति का एक अपना अलग विचार दिया। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन होना, छोटे बड़ी परिवर्तन होना, संविधान में संशोधन होना, और जो कि उसके शासन व्यवस्था का वर्गीकरण है उसमें वो एक से दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित होना, जैसे कि मोनार्की, राजतंत्र, टेरेनी, यानी कि तानाशाही, फिर इसी तरह से अरिस्टोक्रेसी, अभिजातीय वर्ग तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, और फिर धनिक तंत्र, वर्ग तंत्र, फिर उसके बाद पॉलिटी, राजनीति, और फिर डेमोक्रेसी। तो ये जो है ना परिवर्तन जो है, इसको भी अरस्तु क्रांति की ही संज्ञा देता है। अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार को ही नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों को भी परिवर्तित कर देती है। अरस्तु का कहना ये भी है कि कभी-कभी विद्रोह का परिणाम क्रांति न होकर तत्कालीन शासन व्यवस्था में कुछ क्षणिक परिवर्तन या सुधार हो जाता है ना, जब विद्रोह होता है तो। अब अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के प्रकार। नंबर 1, पूर्ण या आंशिक क्रांति। जब राज्य के संपूर्ण संविधान में परिवर्तन हो जाए, वह पूर्ण क्रांति है। यदि संविधान, अब ये स्पष्ट है कि अरस्तु के अनुसार जो संविधान में अपेक्षित परिवर्तन है, शासन में परिवर्तन है, वह भी क्रांति है। तो संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। संविधान में जब संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए तो वह संपूर्ण क्रांति है, और संविधान के किसी महत्वपूर्ण भाग में परिवर्तन किया जाए तो वह आंशिक क्रांति है। तो पूर्ण और आंशिक क्रांति का भेद, नंबर 1। दूसरा, रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। यदि सशस्त्र विद्रोह द्वारा रक्तपात हो और शासन या संविधान में परिवर्तन हो तो रक्तपूर्ण क्रांति है। कई बार होता है ना आजकल भी कि सेना कई देशों में सत्ता पर कब्जा कर लेती है, हिंसा होती है, रक्तपात होता है, चाहे वो मिस्र हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, कई ऐसे उदाहरण हैं आज के आधुनिक काल में भी। तो उस समय प्राचीन नगर राज्यों में भी ऐसा होता था। तो रक्तपूर्ण क्रांति यानी जिसमें रक्तपात हो और उसके बाद संविधान और शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। और यदि यही परिवर्तन बिना किसी रक्त बहाए सामान्य रूप में हो जाता है तो वह रक्तहीन क्रांति है। इतिहास की सबसे बड़ी रक्तहीन क्रांति के रूप में अपन जो सफल क्रांति थी उसको गौरवपूर्ण क्रांति 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को जाना जाता है, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, जिसमें बड़ी व्यापक व्यवस्था परिवर्तन बहुत हो गया था, संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। जो तीसरा है प्रकार वो है वैयक्तिक और अवैयक्तिक क्रांति। इस क्रांति, यदि क्रांति का उद्देश्य किसी व्यक्ति या दल से राजनीतिक शासन व्यवस्था को निकाल कर, छीन कर संविधान में परिवर्तन करना है तो इसको कहते हैं वैयक्तिक क्रांति। किसी एक तानाशाह के कब्जे से मुक्त कराना है संविधान को, फिर शासन व्यवस्था को, तो उसको वैयक्तिक क्रांति कह सकते हैं, है ना। और जैसे क्रॉमवेल के टाइम पर, इंग्लैंड में क्रॉमवेल के टाइम पर हुआ था 1658 में। फिर अगर किस क्रांति का उद्देश्य बिना राजनीतिक शक्ति छीने ही किसी व्यक्ति की संविधान में परिवर्तन करना है तो उसे अवैयक्तिक क्रांति भी कहते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है लोकतंत्रीय और धनिक तंत्रीय क्रांति। यदि राज्य में निर्धन व्यक्ति धनी शासनाधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और राज्य में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना कर लेते हैं तो वो लोकतांत्रिक क्रांति है। यानी कि जो वर्ग तंत्र है, धनिक तंत्र है, अगर उसके खिलाफ निर्धन और सामान्य लोग क्रांति करके शासन व्यवस्था पलट देते हैं तो वह लोकतांत्रिक क्रांति है। और यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध क्रांति कर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं
तो वह है धनिक तंत्रीय क्रांति कही जाती है। चौथा, पांचवा जो है वो है वैचारिक क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ वक्तागण अपने भाषण या अपने विचारों से क्रांति ला दें तो इसे वैचारिक या जननायकीय क्रांति भी कहते हैं। अब इसके तो कई सारे उदाहरण आप मिल जाएंगे आपको इतिहास में। विशेष रूप से सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको रूस में 1917 में हुआ बोल्शेविक क्रांति है, लेनिन के नेतृत्व में, है ना। उसके बाद चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुआ, क्यूबा में चे गुवेरा और फिदेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में क्रांति हुई। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं इस वैचारिक क्रांति के जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है। ये प्रकार है। इसके बाद क्रांतियों के कारण के ऊपर अरस्तू आता है और क्रांति के कारण को दो भागों में विभाजित करता है अरस्तू। पहला सामान्य कारण, दूसरा विशेष कारण। संविधान के स्वरूप भिन्न होने से न्याय की परिभाषा भी भिन्न हो जाती है। जैसे लोकतंत्र में समानता न्याय है लेकिन वर्गतंत्र में नहीं, है ना। तो अरस्तू क्रांति के सामान्य कारणों के अंतर्गत दो प्रकार के तथ्य प्रस्तुत करता है। एक, न्याय अन्याय की भावना। यदि राज्य की जनता में अन्याय की भावना उत्पन्न हो जाए और अव्यवस्था का कारण बन जाए तो इस भावना के उदय के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अपमान, संपत्ति, पुरस्कार, राजकीय पदों का अनुचित वितरण, और ये सारे कारण जो है वो विद्रोह का जन्म देते हैं। ये कारण सामान्य कारण है, यानी न्याय अन्याय की भावना। दूसरा जो है वो है समानता असमानता की भावना। अरस्तू का कहना है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में ही मिलता है, क्योंकि मनुष्यों में तुलना करने की प्रवृत्ति होती है। वो दूसरों की संपत्ति, योग्यता, अधिकार, पद इत्यादि से अपनी तुलना करता है और उस कारण से वो असंतुष्ट होता है, जागृत होता है, असंतुष्ट होता है, जो धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लेती है। इसलिए अरस्तू का कहना है कि छोटे मनुष्य बराबर होने के लिए बराबर वाले मनुष्य बड़े बनने के लिए विद्रोह करते हैं, है ना। ये दो कारण है। क्रांति के विशेष कारण में, क्रांति का जो विशेष कारण है उसको अरस्तू ने कुछ इस तरह से उसकी विवेचना की है। जैसे शासकों की उद्दंडता और लालच, यानी शासक बहुत तानाशाही बन जाए, वो सिर्फ स्वार्थी बन जाए, अपने लिए ही वो कार्य करे, अपने स्वार्थ के लिए, संपत्ति अर्जित करने के लिए, तो उसके खिलाफ विद्रोह होता है और फिर वो क्रांति का रूप ले लेती है। दूसरा, सम्मान असम्मान। जब शासकों द्वारा कुछ व्यक्तियों को ही अधिक सम्मान दिया जाता है और कुछ को वंचित कर दिया जाता है तो वह भी असंतोष और क्रांति का कारण बनता है। भय, अरस्तू का कहना है कि भय के कारण तीन वर्ग के लोग क्रांति करते हैं। एक अपराधी प्रवृत्ति वाले, दूसरे अन्याय के भय से, और तीसरा कई बार विरोधियों द्वारा क्रांति की संभावना होने का जो भय होता है वह एक प्रकार से क्रांति यानी प्रतिक्रांति को जन्म दे देता है। फिर चौथा कारण श्रेष्ठता और निम्नता। जब राज्य में कुछ व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और शेष जनता को का शोषण करते हैं, निम्न श्रेणी के समझते हैं, तो फिर असंतोष, विद्रोह और क्रांति होती है। घृणा, जब राज्य में सत्तारूढ़ व्यक्ति लंबे समय तक शासन अधिकारी बने रहते हैं तो उनके खिलाफ एक स्वाभाविक रूप से घृणा उत्पन्न होती है। शायद इसी को आजकल राजनीतिक भाषा में, सोशियोलॉजी की भाषा में एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं, ना, सत्ता विरोधी लहर। फिर मध्यम वर्ग का अभाव, जब राज्य धनी और दो ही वर्गों में बढ़ जाता है, मध्यम वर्ग नहीं होता तो संतुलित करने वाला कोई नहीं होता है, तो विद्रोह और संतोष और क्रांति होती है। अयोग्य व्यक्तियों का शासन जब हो जाता है ज्यादा तो उसके खिलाफ असंतोष होता है और वह क्रांति का कारण बनता है। आर्थिक असंतुलन जब हो जाए तो वह भी एक कारण बनता है क्रांति का। विदेशियों का बाहुल्य हो जाए, जब विदेशी बहुत आ जाए और लोगों, स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन जाए तो वह भी कारण बनता है। इसी को आजकल कई जगह सन ऑफ द सॉइल, भूमिपुत्र के सिद्धांत के रूप में से भी जानते हैं। इसे महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में हम देख सकते हैं। पारिवारिक झगड़े, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक अंतर, आंतरिक कलह है ना, छोटे परिवर्तनों के प्रति सचेत और आगाह और नहीं होना, चुनाव संबंधी छल कपट, यानी निर्वाचन में भी जैसे दलबंदी और अन्य प्रकार से जब कोई छल कपट हो, वह भी एक कारण बनता है क्रांति का, है ना। तो इस तरह से, और इसके तो अब कई उदाहरण देखते हैं, इस तरह से जब इसमें बड़े पैमाने पर विद्रोह होता है तो इन सब कारणों से क्रांति होती है। अब शासन के विभिन्न स्वरूपों में क्रांति की भी चर्चा करता है। वो राजतंत्र में क्रांति की बात करता है, जिसमें राज परिवार और राज्य के उत्तराधिकारियों, सामंतों के द्वारा क्रांति की बात करता है। कुलीन तंत्र में क्रांति करता है की बात करता है।
धनिक तंत्र में क्रांति की बात करता है, लोकतंत्र में क्रांति की बात करता है। तो इस तरह से लगभग जितने भी तीनों शुद्ध और तीनों विकृत शासन व्यवस्थाएं हैं अरस्तु के अनुसार, उन सब में वो क्रांति की बात करता है। क्रांति को रोकने के उपायों की भी वो चर्चा करता है अरस्तु, और जिसमें संविधान और विधि में आस्था, मध्यम वर्ग की शक्ति में वृद्धि, राजनेताओं द्वारा स्वार्थ एवं धोखाधड़ी का त्याग करना, अनुचित साधनों से संपत्ति अर्जन पर रोक, शासक वर्ग द्वारा सद्व्यवहार करना, शासन में पदाधिकारियों का कार्यकाल कम और निश्चित होना, नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल नागरिक संस्कृति का विकास होना, है ना, राज्य नियंत्रित शिक्षा योजना को लागू करना, राजकीय पदों का उचित वितरण करना, उसका जो वितरणात्मक न्याय है अरस्तु का, फिर मध्यम वर्ग को महत्व देना, ये कुछ कारण हैं जिसके आधार पर क्रांति को रोका जा सकता है। और साथ में वो अनुशासन, नियम, व्यवस्था सुधार इत्यादि को भी बहुत अधिक महत्व देता है। इन कारणों से ही क्रांति को रोका जा सकता है। तो अरस्तु की क्रांति का सिद्धांत एक छोटे प्रश्न के रूप में आ सकता है, इसको भी आप तैयार करें।